जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किनफिंग जियू को हील करने के बाद स्नोई मंकी की तलाश में रवाना हो गया। तभी उसकी मुलाकात हुई एक ट्री स्पिरिट से, जो कि जियू का फॉर्म लेकर किनफिंग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उतने में ही किनफिंग ने उस पर हमला करते हुए उसे उसके असली फॉर्म में आने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उस स्पिरिट ने किनफिंग को एक रेजोनेंस में ट्रैप कर दिया। उसे लग रहा था कि इस ट्रेजर डोमेन में वो किनफिंग को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन किनफिंग ने तो उस डोमेन पर ऑलरेडी फतेह हासिल की हुई थी, जिसके चलते वो स्पिरिट को खत्म करके उसमें से बाहर आ गया। साथ ही उसने स्नोई मंकी को भी बता दिया कि उस बंदरिया ने तुम्हारा काटा था, वो कोई मंकी ना होकर एक स्पिरिट थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ बंदों को देख पाते हैं, जो कि मार्केट से गुजरने वाले हर एक पर्सन को जियू की तस्वीर दिखाकर पूछने लगे कि क्या आपने इस बंदी को देखा है। मगर कुछ लोग मना कर रहे थे और कुछ लोग जियू की खूबसूरती की तारीफें कर रहे थे। उन डिसाइपल्स को तो कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तभी वो एक छोटी बच्ची से गुस्से में पूछने लगे कि ओए बच्ची, क्या तुमने इसे देखा है। उस बंदे की रूड बातें सुनते हुए रोते हुए कहने लगी कि मैं तो छोटी बच्ची हूँ, भला मुझे क्या पता है कौन है। भले सारे लोग एक मोटे बंदे के लिए काम करते थे जिसका नाम था कांगहाई, और ये काउंटी सिटी की कियांजुन पवेलियन का मास्टर है। वो जियू की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। और तभी हम उस चिड़िया के घोंसले वाले फॉर्चून टेलर को देख पाते हैं। वो कह रहा था, मास्टर कांग, आप तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो, अगर आप चाहो तो मैं आपका भविष्य पढ़ सकता हूँ। तो कांगो से जियू की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि बताओ भाई फॉर्चून टेलर, क्या तुम मुझे इस लड़की के बारे में बता सकते हो। पता नहीं ये कहाँ होगी। अब वो बंदा जियू की फोटो गौर से देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ी जियू और किनफिंग पर। तो इस तरह से कांग को लूटने का उसे एक सुनहरा मौका मिला था। वो कांग से कहने लगा कि मेरे पास 5 एलिमेंट की दिव्य शक्तियाँ हैं, जो कि मुझे बता रही कि ये लड़की कहीं आसपास ही होनी चाहिए। जो सुनते ही कांग के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कहने लगे कि मुझे पैगाम मिला था कि आज वो काउंटी सिटी में पहुँचने वाली है, मगर वो अभी तक यहाँ नहीं आई, इसलिए मैं परेशान था। तो मास्टर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि फिलहाल कहाँ पर होगी। तो फॉर्चून टेलर उससे कहता है, बालक, मेरे गुजारे के लिए कुछ तो दक्षिणा दे दो। जो सुनते ही कांग तुरंत ही उनके सामने 2 टेल्स रख देता है, जिसे देखते ही वो बंदा खुश हो गया। और अब वो जानबूझकर अपनी नकली मैजिक को दिखाते हुए मास्टर कांग को जियू को शो करता है। उसे देखकर तो कांग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो उस फॉर्चून टेलर से कहने लगे कि आप तो महान हो, मुझे लगा नहीं था कि आपका प्रेडिक्शन इतना एक्यूरेट होगा। लेकिन उतने में मास्टर कांग की नजर पड़ी किनफिंग पर। वो कहते, पता नहीं जियू के साथ ये लफंगा है कौन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बंदे ने हमारी मिस को किडनैप किया हो। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड लेकर तुरंत ही किनफिंग पर हमला करने रवाना हो गया। इधर जियू किनफिंग को बता रही थी कि काउंटी में हमारा जो कियांजुन पवेलियन है, वहाँ तुम्हें वो सारे रेयर मटेरियल मिल जाएंगे। बस एक बार हमारी जरूरत की चीजें मिल जाए, फिर हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे। मगर तभी ये लोग देखते कि वहाँ की जमीन शेक हो रही है। साथ ही ने गदगद की आवाजें आ रही थी, जो कि मास्टर कांग के पेट में जमा हुई चर्बी की थी। वो अब सीधे किनफिंग पर जंप लगाते हुए कहने लगी कि बता, हमारी मिस को किडनैप करने की तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। इधर किनफिंग ने जियू को दूर पुश करते हुए कांग के हमले को अपने एक ही हाथ से काउंटर कर लिया। जिसके बाद वो कांग को जोरों से पटकते हुए पूछता है कि पता नहीं ये मोटा बंदा मुझ पर हमले क्यों कर रहा है। लेकिन तब तक कांग दोबारा से उस पर हमला करने पहुंच गया। किनफिंग उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे बताता है कि देखो, यू बेवजह मुझ पर अटैक मत करो, वरना मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। लेकिन कांग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने किनफिंग पर कई सारे अटैक कर दिए, जो देख किनफिंग भी फाइनली अपने स्पीयर को समन कर लेता है। उसने भी ये ठान लिया था कि वो इस बंदे को सबक सिखाएगा। जिसके बाद वो कांग के सारे अटैक को काउंटर करते हुए कहने लगा कि मोटे, पहले मेरी बात तो सुन ले। मुझ पे हमला करने से पहले तुझे मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना पड़ेगा। तो कांग उससे कह रहा था कि तेरा एक्सप्लेनेशन गया तेल लेने, मैं तो इस गुस्ताखी के लिए तुझे खत्म कर दूंगा। और अब वो अपने फाइनल ब्लो के लिए किनफिंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहीं पर किनफिंग भी उसे सबक सिखाने के लिए रवाना हो चुका था। मगर वो दोनों एक दूसरे पर हमला करे इससे पहले ही जियू बीच में आ जाती है। वो कह रही थी कि तुम में से कोई फाइट नहीं करेगा। साथ ही साथ वो कांग को भी काफी ज्यादा डांटने लगी। वो कह रही थी, पता नहीं अंकल, आप इतने बेसब्रे क्यों हो जाते हो। अटैक करने से पहले एटलीस्ट आपने इस बंदे की बात सुननी चाहिए थी। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि मास्टर कांग किनफिंग के सामने कई सारी माफिया मांग रहे थे। वो कहने लगे, यंग मास्टर किनफिंग, मुझे पता नहीं था आपने हमारी मिस की जान बचाई है, वरना मैं कभी आपके साथ गुस्ताखी नहीं करता। आप शक्ल से मुझे एक नंबर के लफंडर लगते हो, इसलिए मैंने आप पर गलती से हमला कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर
कर दीजिए। जिस पर किनफिंग कहने लगा, अरे वो आपने सब कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया था। जैसे ही मुझे पता चला कि आप जियो के अंकल हो, मैंने आपको उसी वक्त माफ कर दिया था। कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो सुनते ही कांग काफी ज्यादा खुश हो गया, जिसके बाद वो एकदम नॉर्मल होकर अपनी ड्रिंक पीने बैठ जाते हैं। मगर जियो कहती है, अरे अंकल आप समझ नहीं रहे, यंग मास्टर किनफिंग अभी भी आपसे नाराज लग रहे। वो तो बस आपका दिल रख रहे थे, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपको माफ किया होगा। जो सुनते ही किनफिंग और अंकल कांग दोनों भी शॉक हो गए और तभी किनफिंग को समझ आ गया कि शायद ये बंदी कुछ तो प्लानिंग कर रही। तभी जियो कहने लगी, किनफिंग तुम्हें जिस मटेरियल की तलाश है, अगर वो अंकल कांग तुम्हें फ्री में दे दे तब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना। प्लीज वो मटेरियल लेकर मेरे अंकल को माफ कर दो। बेचारा किनफिंग तो इस बंदी पर जरा भी नाराज नहीं था, मगर वो जियो की प्लानिंग समझ गया। वो कहता है, हाँ मैं काफी ज्यादा नाराज हूँ, मुझे तो पूरे मार्केट में जलील होना पड़ा था, मगर अंकल कांग ये मटेरियल अरेंज कर दे तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा। जिसके बाद किनफिंग उन मटेरियल की लिस्ट कांग के हवाले कर देता है। वहीं पर कांग कह रहे थे, अरे ये तो इतना छोटा मैटर है, कोई मसला नहीं, हमारे कियांजुन पवेलियन में सारा मटेरियल अवेलेबल होगा। तुमने हमारी मिस को बचाया है, इसके बदले मटेरियल तो कुछ भी नहीं। लेकिन मटेरियल के नाम पढ़ते ही कांग को तो सदमा ही लग गया। वो कहने लगे, बाप रे ये सारे मटेरियल तो बहुत ही ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव है। जो सुनते ही जियो कह रही थी कि यंग मास्टर किनफिंग ने मेरी जान बचाई थी, वो मेरे लाइफ सेवर है, तो क्या आप मेरी जान बचाने वाले के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मुझे तो लगा था कि अंकल कांग मुझसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनका शरीर जितना बड़ा है उनका दिल उतना ही छोटा निकला। जो सुनकर कांग कहते, मेरी जान प्लीज तुम अपसेट मत हो, देखो तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आफ्टर ऑल तुम मेरी सबसे फेवरेट भतीजी हो। खैर इसमें के सारे मटेरियल मैं अरेंज कर दूंगा, लेकिन इसमें से एक मटेरियल मैं आपको नहीं दे सकता। दरअसल ड्रैगन वॉकिंग स्टोन एक हीलिंग आइटम है, जो कि ऑलरेडी मैंने हमारे काउंटी के गवर्नर को दे दिया था, और फिलहाल गवर्नर की हालत काफी ज्यादा खराब है, तो वो ये ड्रैगन वॉकिंग स्टोन हमें बिल्कुल नहीं देने वाले। जो सुनकर किनफिंग उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हो एग्जैक्टली गवर्नर के साथ हुआ क्या है? तो कांग बता देते हैं कि गवर्नर की सोल अपने आप मिस्टीरियसली डिसिपेट हो रही, अगर उनकी सोल पूरी तरह से वैनिश हो गई तो उनकी मौत हो जाएगी। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि वो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, जल्दी उनकी मौत हो जाएगी। सोल डिसिपेशन का जिक्र सुनते ही किनफिंग को इवल ब्लड सेक्ट की याद आ गई। सोल को डिसिपेट करना उनकी हॉबी थी, उन्हीं की वजह से कई सारे लोग मारे जा चुके थे। तो जियो कहने लगी कि हम कल ही गवर्नर से मिलने जाएंगे। अब ये लोग वहाँ से बाहर आते ही जियो के सामने उसका होने वाला पति युन शुआन पहुँच गया। वो कह रहा था, कैसी हो मेरी जान, मैंने सुना था तुम्हारी जान खतरे में है, तब से तुम्हें एक पल भी सुकून से रह नहीं पाया, लेकिन अब तुम्हें महफूज देखकर मेरे दिल पर का बोझ उतर गया। जिस पर जियो से ताना मारते हुए कहने लगी कि पता नहीं तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी या फिर मेरी प्रॉपर्टी की। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती एंगेजमेंट इसलिए की ताकि तुम मेरी कियांजुन पवेलियन के मालिक बन जाओ। जिस पर युन शुआन कहने लगा, मेरी जान तुम भला मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? देखो पिछली बार हमारी शादी की डेट फिक्स हुई थी, मगर तुम तो उससे पहले ही भाग निकली। क्या मैंने कभी भी उसके लिए तुम्हें ताने मारे? नहीं ना। देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज अब तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद जियो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, मगर जियो ने उसका हाथ झटक दिया। वो कहती, युन शुआन प्लीज अभी एक्टिंग बंद करो, मैं तुम्हारी असलियत काफी अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ की एंगेजमेंट को ब्रेक कर चुकी हूँ, तो तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम भी मेरा पीछा छोड़ दो। मगर वो बंदा दोबारा से जियो का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। उससे कह रहा था कि प्लीज अब जिद छोड़कर मेरे साथ चलो, घर जाकर हम इत्मीनान से बात करेंगे। तभी किनफिंग उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल देता है। उसके एक ही मुक्के से युन शुआन को तकलीफ होने लगी थी। किनफिंग कहता है कि शायद तुम्हें नो मीन्स नो का मतलब समझ नहीं आता, अगर जियो तुम्हें मना कर रही है तो तुम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। युन शुआन तो किनफिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है, तुम हो कौन और तुमने मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की? जिसके बाद वो अपने चमचों को किनफिंग पर हमला करने का हुक्म देता है, तो किनफिंग भी अपना स्पीयर लेकर उनकी तरफ रवाना हो गया। अपने एक ही अटैक में किनफिंग ने उन सभी को घायल कर जमीन पर पटक दिया था। किनफिंग बताता है कि अगर जियो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो कोई उस पर जबरदस्ती नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। किनफिंग को उसके लिए फाइट करता हुआ देखकर जियो काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं पर युन शुआन कह रहा था कि लड़के तुम्हें पता ही नहीं तुमने किस पर हाथ उठाया है, मैं युन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। रुको मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता। अब वो बड़ी बड़ी बातें फेंक ही रहा था कि तभी किनफिंग
किनफिंग ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ते हुए इसे नीचे पटक दिया। किनफिंग कह रहा था, पता नहीं तुम्हारे जैसे लूजर हाथ पाव की जगह जबान इतनी क्यों चलाते हैं। चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, अगर एक मिनट भी यहाँ पर और रुके तो तुम सबकी लाशें बरामद होगी। जो सुनते युनशान अपनी चमचों को लेकर वहाँ से निकल पड़ा, मगर जी उसे कह रहा था कि तुम एक नंबर की घटिया लड़की हो, देख लेना मैं इस अपमान का बदला कैसे लेता हूँ। अब रात के समय जियो छत पर बैठकर चांद को निहार रही थी कि तभी किनफिंग उससे बात करने पहुंच गया। जियो उसे बताने लगी कि मेरे फादर ने मुझसे वादा किया था कि अगर हमारी टियानशुई सिटी का 6 महीने के अंदर पूरे कैपिटल में परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो युनशान के साथ फिक्स की गई एंगेजमेंट को कैंसिल कर देंगे, और अगर टियानशुई सिटी कमजोर पड़ गई तो फिर मुझे युनशान से शादी करनी पड़ेगी, जिसके मैं शुरू से ही खिलाफ हूँ। तो किनफिंग उससे कहता है, जियो तुम्हारे फादर ये बात अच्छे से जानते थे कि इस कैपिटल में कई सारी पावरफुल फैमिलीज हैं, उनमें से टियानशुई सिटी कभी पावरफुल नहीं बन पाएगी, इसलिए तो उन्होंने तुम्हारे सामने शर्त रखी, वो चाहते हैं कि तुम हार मानकर युनशान से शादी कर लो। तो जियो से बताती है कि मैंने कई साल मेहनत की, कई साल कियानजुन पवेलियन के बिजनेस को ग्रो करने में लगा दिए, मगर मेरे फादर को मेरा हार्डवर्क नजर नहीं आता और ना ही मैं उस युनशान से शादी करना चाहती हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब उसे परेशान देखकर किनफिंग कहता है, जियो मेरे पास एक रास्ता है जो शायद तुम्हारे काम आएगा। ये सुनकर ही जियो थोड़ी सी हैरान होकर किनफिंग से पूछती है कि भला तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे। अब इसका जवाब क्या दिया जाए ये किनफिंग को खुद भी पता नहीं था, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं इसकी फिक्र करने लगा हूँ। तो उसे कहता है, जियो तुमने मेरी काफी सारी हेल्प की थी, इसलिए मैं तुम्हारा वो फेवर रिटर्न करना चाहता हूँ। जबकि जियो को तो ऑलरेडी पता है कि किनफिंग ने उसकी इतनी हेल्प की थी कि उसके सारे एहसान चुकते हो गए, इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए कहने लगी कि कल हमें गवर्नर को विजिट करने जाना होगा, इसलिए तुम आराम कर लो, मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। अब तो शायद किनफिंग भी इस बंदी को पसंद करने लगा है, इसलिए तो हर बार उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश में लगा रहता। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।